जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं आरआरबी एनटीपीसी का 20/6/2025 शिफ्ट नंबर 2। पहला क्वेश्चन। जी हाँ, इस सेट का ये 5 सितारा क्वेश्चन है और बहुत प्यार समझना, थोड़ा सा कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। ये बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है। बोट एंड स्ट्रीम में पहले कुछ बातों को समझ लीजिए। बी फॉर बोट, डब्ल्यू फॉर वाटर, डीएस मतलब डाउन स्ट्रीम और यूएस मतलब अप स्ट्रीम। बी फॉर बोट यानी नाव की चाल, डब्ल्यू फॉर वाटर यानी रेट ऑफ करंट धारा की चाल, डीएस डाउन स्ट्रीम मतलब होता है बोट प्लस वाटर की चाल, यानी जिस दिशा में पानी बह रहा होता है उसी दिशा में अगर नाव चलेगी तो बी प्लस डब्ल्यू। और अप स्ट्रीम मतलब आप जानते हो अगेंस्ट द स्ट्रीम, धारा के विपरीत दिशा में, यानी बोट माइनस वाटर। चलिए, ये बात समझ गए हैं और आप जानते हैं एक नाव को धारा की विपरीत दिशा में इतने किलोमीटर जाने में 39 मिनट लगता है। अब जब धारा की विपरीत दिशा जा रहा है यानी अप स्ट्रीम जा रहा है, यानी यूएस के बारे में बात कर रहा है, और यहां से हम इसकी स्पीड निकाल सकते हैं। कैसे? 27.9 डिवाइड बाय 39, लेकिन ये मिनट में है तो 60 से और भाग दे दोगे, 60 से और भाग दे दोगे, ठीक है, जिससे ये आवर्स में आ जाएगा। थोड़ा सा इसे कैलकुलेट कर लो। देखो, ये 10 का गुणा यहां होगा तो ये दशमलव हट जाएगा, 3 से ये 13 बार में जाएगा, 3 से ये 2 बार में, इस 2 का गुणा यहां कर लेंगे तो 9 दूनी 18, ऐसे 27 दूना 54 और एक 55 डिवाइड बाय 13। तो कहीं ना कहीं जो अप स्ट्रीम की स्पीड है वो 558/13 आ गई है। बहुत पेशेंस से सीखना, सरल क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेटिव है। कह रहा है स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात 9:4। नाव की चाल यानी बोट की चाल, धारा की चाल यानी वाटर। अब एक चीज समझो, इन दोनों का योग हमारा डाउन स्ट्रीम होता है तो 9 4 13 ये हो गया, और इन दोनों का अंतर हमारा क्या होता है? अप स्ट्रीम होता है, जो कि ये 5 हो गया। देखा जाए इस 5 की जो वैल्यू है, इस 5 की वैल्यू है वो आपके सामने ये है। तो डाउन स्ट्रीम की वैल्यू आप निकाल लीजिए। सर कैसे? कि भाई 5 यूनिट बराबर 558/13 है। बोलो हाँ। और हमें 13 यूनिट चाहिए तो बस ये चीज रिप्लेस कर दो, यानी 13 आप यहां ले आइए और 5 यहां ले आइए। क्या कोई दिक्कत नहीं? यानी 5 बराबर दिस वन, तो 13 इधर गया, 5 इधर गया, तो 13 बराबर आपके सामने 558/5 हो जाएगा। समझ गए देवता? ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। कह रहा है नाव को धारा की विपरीत दिशा में इतना, अब और धारा की दिशा में इतना, जाने में टोटल टाइम, यानी जाने में लगा समय, आने में लगा समय, हमें टोटल टाइम निकालना। अब धारा के अगेंस्ट आप जा रहे हो, इतना 18.9। अगेंस्ट का मतलब होता है विपरीत, विपरीत का मतलब आप जानते हो क्या? अप स्ट्रीम। तो ये हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज कॉल्ड टाइम। यानी यहां 558/13 से भाग दोगे, और धारा के साथ जाओगे तो साथ जा रहे हो आप 51.3 किलोमीटर, तो साथ में यानी डाउन स्ट्रीम की स्पीड 558/5। बस इसे कैलकुलेट करना है। और बच्चा घबरा रहा है, हाथ पैर कांप रहे हैं, किस बात का डर? देखो, बहुत बेसिक वे में कर रहा हूं मैं। 13 का गुणा इसमें कर दो, 13 9 117, 11 हासिल, ठीक है, 117 11 हासिल।
और 13 अट्ठे 104 और 11, तो 104 और 11 115, फिर 11 हासिल, 13 11 24, ये आ गया। अब नीचे यही 558 है, यहां आ जाओ, इस 5 का गुणा, तो 5 त्याय 15 हासिल 1 गया, 5 त्याय 15 हासिल 1 गया, और 5 और 1 6 हो जाएगा, 25 ऐसे आ जाएगा, और अपॉन 558। अब आप एक चीज देखो, थोड़ा सा कॉमन सेंस समझो। मान लो ये डेटा 250 है, हमने इसमें बढ़ा दिया, तो थोड़ा सा इसमें 250 500, 250 500, लेकिन नीचे 558 आपके सामने है। अगर आप भाग दोगे तो 1 से कम आएगा, तो आंसर हमारा 0.9 आ जाएगा। 1 से कम यानी आंसर आपके सामने। भाई देखो, एक आइडिया है, ये नहीं कि लग गए मिशन में, थोड़ा सा समझो। अरे देवता, आप खुद देखो, नीचे 558 558, अब मान लो इसका थोड़ा पोर्शन इधर गया तो 250 समझ लो, और ये भी नियरेस्ट 250 है, तो 500, नीचे 558, 500 अपॉन 558, तो समथिंग हमारा 1 से कम ऑप्शन में एक ही है। लेकिन किसी बच्चे के पेपर में आत्मा जाग गई, हाँ सर पेपर अपनी जगह, कैलकुलेशन अपनी जगह, तो फिर वो और बढ़ेगा। 7 5 12 हासिल 1 गया, 6 5 11 1 12 हासिल फिर 1 गया, 5 4 9 और 1 10 हासिल फिर 1 गया, तो फिर ऐसे लिखेगा, और नीचे 558। अब देखा जाए इसी डेटा में अगर मैं 55.8 जोड़ दूं तो यही हो जाएगा, यानी इस डेटा से ये बिल्कुल एग्जैक्ट 0.9 टाइम्स में चला गया। तो राइट आंसर आपके सामने 0.9 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में पेशेंस रखिए, कई बार क्वेश्चन आसान होते हैं कैलकुलेशन में, कई बार डिफिकल्ट होते हैं। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इन चीजों पे ध्यान देना है। और सुन लो, पेपर टाइम हम ये भी देख सकते थे कि 18 गुणे 13 का जो मान है वो 558 से कम आएगा, 21 गुणे 5 का मान लगभग 250, तो वो भी मतलब यहां से भी आधा, यहां से भी आधा, यानी 1 के आसपास आंसर। तो हमें आगे की जो मेन कैलकुलेशन है करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन संख्या 81 से विभाज्य होगी? अब 81 समझ गए ना आप, 9 से डिविजिबिलिटी पहले देख लीजिए, फिर आगे कांड समझा जाएगा। हाँ, पहले 9 से देख लीजिए। 5 4 9 ये जाता नहीं, 5 2 7 2 9 3 जाता नहीं, ठीक है, 8 और 10 18 7 जाता नहीं, तो बस यही आंसर। अब आप चेक कर लो, 5 5 10 6 16 2 18 ये चला जाएगा, यानी 5265 हमारा 9 से डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर मेरे दोस्त? कहता है ट्रायंगल एबीसी में इतना, जहां डी और ई भुजा AB और BC पर स्थित हैं। ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, सबको मालूम है। ये एक हमने त्रिभुज बना लिया, नामकरण यही रख दिया ABC। अब यहां हमसे कह रहा है कि D पैरेलल है AC के, यानी पैरेलल में इसका प्रयोग किया गया। ये पैरेलल है तो ऐसे लाइन खींचेगी। अब ये ध्यान रखना, DE पैरेलल है AC। अब आगे कह रहा है DAB पर है और EBC पर है। हमने कहा ठीक है। यदि BD बराबर 12 के है और AD बराबर 11 के है, तो हमसे कह रहा है BDE के क्षेत्रफल और समलंब चतुर्भुज इतने के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखो, आपको पढ़ाया जाता है थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर ये दोनों पैरेलल हैं, समांतर हैं, तो जिस रेशियो से ये दो भुजा होंगी उसी रेशियो से ये होगी। ठीक है, तो यानी यहां पर सिमिलरिटी वाला भी मुद्दा हो गया प्रॉपर वे में। ठीक है, और समझो, यहां ये 12 है, यानी छुटकी भुजा 12 और बड़ी भुजा 12 11 23 हो गई।
तो जो क्षेत्रफल होगा वो भुजा का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये 12 तो इधर 12, इधर 23 तो इधर, इनके रेशियो में चलता है। ठीक है, समझ गए मेरे दोस्त। तो 12 का स्क्वायर 144, तो इसका एरिया तो 144 क्लियर है, लेकिन पूरे ट्रायंगल का इस भुजा के स्क्वायर यानी 529 रेशियो में चलता है। ये पूरे का हो गया, लेकिन हमको इसका रेशियो चाहिए। 529 में 144 घटा दीजिए, 5 ऐसे आया, 12 में से 4 गया 8 ऐसे आया, 4 में से 1 गया 3 ऐसे आया, यानी 385 144:385 इज द राइट आंसर। है ना सरल? देखो, मैं हमेशा छात्रों से ये कहता हूं कि कोई भी किताब लगा लो रेलवे की प्रीवियस ईयर पे आधारित, ऑटोमेटिक आपके क्वेश्चंस बनेंगे। समझ गए? हाँ, ज्यादा डेप्थ की जरूरत नहीं है आज की डेट में, बस पढ़ा होने की जरूरत है। निम्नलिखित आंकड़े की माध्यिका क्या है? अब माध्यिका का नियम क्या है? माध्यिका का नियम यह है कि पहले जो डेटा दिया गया है उसे असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम में आप पहले लाइए, उसके बाद खेलिए। अब असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम में, तो सबसे छुटका कौन है? 12 है। फिर उससे बड़ा कौन है? 19 है। 19 से बड़ा कौन है? 24 है। ठीक है, 24 से बड़ा मोदी जी 56 है। 56 के बाद 70 है, 71 है, 77 है। और उसके बाद 80 है, 88 है। उसके बाद 98 है और 99 है। ये चीज आपके सामने 12, 19, 24, 56, 70, 71, 77, 80, 88, 99, 98, 99। अब यहां पर एक चीज डेटा काउंट कर लो, कितनी बार दिया गया? 4, 4, 8, 3, 11 बार। यानी अगर आप माध्यिका की ओर जाएंगे तो 11 में 1 जोड़ देंगे और उसका आधा, यानी छठवां टर्म इसकी माध्यिका होगी। माध्यिका निकालने का नियम यह है कि पहले डेटा को असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम में, उसके बाद खेलते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी 77 आंसर। 77 आंसर हमारे ऑप्शन में ही नहीं है। तो ऑप्शन में नहीं है तो इसका मतलब मिस्टेक किया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 71 आंसर। ठीक है, कभी घबराना नहीं है, इसीलिए भगवान ने ऑप्शंस दिए। ठीक है, हाँ क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे। कह रहा है कल्पना और सुधा को एक ही परीक्षा में इतने इतने अंक मिले। यदि कल्पना ने 69% अंक प्राप्त किए तो सुधा द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या होगा? ऐसा बोला गया। अब एक चीज देखो, यदि कल्पना ने 69% अंक प्राप्त किए, यानी 69% की वैल्यू 621 है, और जो सुधा जी हैं उनको 522 अंक प्राप्त हुए, तो उनके बारे में चर्चा करना है। अब यहां पर आप देखो, इस डेटा में किसका भाग दे दे कि ये आ जाए, तो 9 का भाग दो, 54, 81, तो इसमें भी 9 का ही भाग दे दो। 9 से भाग जब दे रहे हो तो 9 पना 45 और 9 अट्ठे 72, यानी 58% मार्क्स प्राप्त हुए किसको? सुधा जी को। ठीक है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सुधा? ऐसे, तो ये ऐसे सीखो भाई। 69% बराबर दिस वन, तो अब बच्चा क्या करता है? 69 से इसको भाग देगा तो भी 9 आएगा, या 9 से इसको भाग देगा। अब सर आपने 9 से क्यों दे दिया? अरे देवता, 6, 2, 1 कितना होता है? 9 होता है, यानी 9 का मल्टीपल है, दैट्स वाई 9 से भाग दिया मैंने, तो 69 ही आ गया, तो मुद्दा ही खत्म। समझ गए? ये चीज जनरेट करना है। समझ गए? 58% आंसर। आगे देखेंगे, यदि 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 30 है,
तभी इस लॉजिक से वाजिब है, ठीक है, कि 6 क्रमागत 1 2 3 4 5 6 ये सीरीज हमारी आर इन एपी में होगी, क्योंकि क्रमागत बोल रहा है, कभी इवन और ऑड बोलता है। जब इवन टर्म्स होते हैं यानी टर्म्स की संख्या इवन है तो औसत सीरीज का पार्ट नहीं होता। तो 3 इत्थे 3 उत्थे, लेकिन एवरेज यहां कहीं होगा, समझ गए। चलिए पढ़ते हैं। कह रहा औसत 30 है, तो ये 30 इस सीरीज का पार्ट नहीं है। और यहां उसने कहा विषम संख्या यानी 2-2 के गैप में, लेकिन ऑड होना चाहिए। 30 में एक कम कर दो तो 29 होगा और एक जोड़ दो तो 31। देखो 2 का गैप भी हो गया और विषम भी हो गया। 2 कम करो 27, 2 कम करो 25, 2 जोड़ दो 33, 2 जोड़ दो 35। और फिर हमसे मुस्कुरा के कहता है कि प्रभु सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के बीच अंतर। तो सबसे बड़ी आपके सामने 35 है और सबसे छोटी आपके सामने 25 है, और इसका अंतर पूछ रहा है, यानी 35-25 का अंतर क्या आएगा? 10 आएगा। तो 10 इज द राइट आंसर, छठे का सही आंसर। बोलो बोलो। चलिए और समझेंगे। सदाबहार क्वेश्चन है, कहता है भैया सॉल्व करो, क्वेश्चन मार्क का वैल्यू निकालो। अब आप कैसे सोचोगे, पहले ये देखो। देखो कई तरीके होते हैं दिमाग लगाने के। एक तरीका तो ये आपको दिख रहा है कि ये 8 का मल्टीपल है, 8 का ये मल्टीपल है और ये 4 का है, यानी आंसर 4 का मल्टीपल होना मैंडेटरी है। 83 होता नहीं, 74 होता नहीं। अब सुनो, ये 8 का मल्टीपल है, ये 4 का है, तो ये भी 8 का ही होगा। सर ऐसा क्यों कह रहे हो, व्हाई दिस कोलावरी? देखो मेरे भाई एक चीज समझो, रूट में तो वैल्यू कोई आ नहीं रही है। ये 8 ये 4, तो ये भी 8 का होगा। 8 48 24 8 का है। इन दोनों में 8 का मल्टीपल देखो, 8 दूनी 16 24 ये भी जाता है और ये भी जाता है, 8 दूनी 16 24, तो ये दोनों 8 के मल्टीपल है। अब और टेंशन में आया मैं। तो कई तरीके हैं, 5 4 9 यानी ये 3 का मल्टीपल है। 3 का मल्टीपल इनमें देखो तो देवता ये 3 का मल्टीपल नहीं है, ये है। कोई कैलकुलेशन नहीं की हमने। देखो ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, पेपर में मैं कैसे करता तो वो झोंक देता सीधे आंसर। अब बच्चा कैसे करता है, बच्चा कहता है ये क्वेश्चन मार्क तो हम एक्स स्क्वायर लिखेंगे। मोदी जी 56 को तोड़ देंगे, 8 गुणे 7 लिखेंगे। यहां 8 आपने बताई दिया है कि 8 48, 8 त्रिका 24, यानी 8 गुणे 63, 63 होता है 7 गुणे 9। फिर वो स्क्वायर रूट लेता है, सर ये 8 आया ऐसे, ये 7 ऐसे, और 9 का 3 आ जाएगा, यही x हो जाएगा। फिर कहता है सर 56 गुणे 3 168 होता है। और एक पॉइंट कहीं और लिख भी लेना, 1 से लेकर 1000 तक 168 प्राइम नंबर होते हैं, लिख लेना कॉपी में। एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे के लंबवत समद्विभाजित करते हैं। अब जो ये लंबवत समद्विभाजित करते हैं ना, तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए रोम्बस। और भी कुछ हो सकता है पर रोम्बस तो होता ही है। बोलो बोलो भाई। रोम्बस यानी समचतुर्भुज में हमने प्रॉपर्टी पढ़ी होती है कि इसके जो विकर्ण हैं डायगोनल एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करते हैं। और भी प्रॉपर्टी कहीं पढ़ी हो वो बात की बात है, पर इसकी तो क्लियर ही है। कह रहा एक विकर्ण 3 है, तो एक D1 3 दे दिया, तो D2 हमसे पूछ रहा है कि भैया यही बता दो। और कह रहा है क्षेत्रफल प्रभु दीनानाथ 180 है। तो हम जानते हैं 1/2 दोनों डायगोनल का इंटू समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। देखो और भी फिगर अगर होगा तो वो होगा, हम ये नहीं कह रहे कि यही है, लेकिन इतना तो क्लियर है कि समचतुर्भुज में डायगोनल एक दूसरे को 90 पे काटते हैं। डायगोनल एक दे रहा है, दूसरा पूछ रहा है, तो माइंड में 99% आपका समचतुर्भुज आना चाहिए। मैं आपको ओपन बता रहा हूं। हाँ अब मेरे दोस्त करना क्या है, 1/2 ऐसे डायगोनल ये 3 और ये D2 ऐसे, जो कि 180 के। कहते 3 से ये 60 बार में गया,
तो D2 60 गुणे 2 कितना होगा 120। 120 इज द राइट आंसर। महस ने बैंक से 3100 निकाले, उसे 50 रुपए 100 रुपए मूल वर्ग के कुल 34 नोट मिले, उसे 50 के नोटों की संख्या। देखो हम बेसिक सोचेंगे भाई, जनरली हम एटीएम जाते हैं, मान लो हमें 3100 निकालना है, अब एटीएम नाराज है हमसे, 500 1000 की, मतलब 1000 का तो बंदी हो गया, 500 का नोट देना नहीं चाहता, 200 कुछ 100 के निकाल दिए, कुछ 50 के, लेकिन 34 नोट निकाले, समझ गए। तो ये भी होता है, तो उसे 50 और 100 के 34 नोट मिले, तो एक्स नोट 50 के मिले और वाई नोट 100 के मिले, टोटल 34 मिले। देखा जाए 50 के एक्स नोट थे, 100 के वाई नोट थे और टोटल 3100 रुपया था। भाई एक चीज समझो, एक्स नोट 50 के मिले, वाई नोट 100 के मिले, तो टोटल 34, और एक्स नोट 50 के थे और वाई 100 के और रुपया 3100। तो यहां कैलकुलेट कर लो। देखो अपनी सुविधा अनुसार, सबकी सुविधा अलग अलग होती है। हमसे पूछा क्या गया, कुछ पूछा गया? अच्छा 50 के नोटों की संख्या यानी एक्स का मान चाहिए, ओके कोई बात नहीं। 50 से भाग दो तो देखो 2 बार में गया, 50 से ये जाएगा, 50 से ये जाएगा, बोलो हां। लेकिन आप ऐसा मत करो। रीजन क्या है कि आपको 50 के नोटों की संख्या चाहिए यानी एक्स का मान चाहिए, तो आप ऐसा करो, वाई को निपटाने के लिए लग जाओ मिशन में कि भाई इसमें भी 100 का गुणा, इसमें भी 100 का गुणा, माइंड में ही 100 में से 50 गया, 50 एक्स आया, इसका हैप्पी बर्थडे 3400 में से 3100 गया तो 300 आया, एक्स बराबर 6। तो ये कलम चलनी चाहिए, ठीक है, समझ गए। तो भैया 50 के 6 नोट रहे, 50 के 6 नोट रहे, कह रहे 10 प्रेक्षणों का औसत 40 है। बाद में पता चला कि एक प्रेक्षण को 43 के स्थान पर गलती से 32 पढ़ लिया गया था, सही औसत ज्ञात कीजिए। देख रहे हो, पहले समझो, 10 ऑब्जर्वेशन है और जो उनका एवरेज है वो 40 है आपके सामने। बाद में पता चला कि एक प्रेक्षण को 43 के स्थान पर गलती से 32 पढ़ लिया गया, यानी पढ़ना था 43, पढ़ बैठे 32, तो हमने कितना कम पढ़ा? तो 43 माइनस 32 कम करोगे यानी 11 हमने कम पढ़ा था, तो भैया औसत में 11 जोड़ दो। लेकिन 11 जब जोड़ रहे होगे ना तो कद्दू कटेगा, तो इन 10 लोगों को बटेगा, क्योंकि एवरेज वैल्यू चाहिए, तो 10 से भाग दोगे, तो ये 40 के साथ साथ 1.1 ऐसे यानी 41.1 हो जाएगा। सही आंसर 41.1, क्वेश्चन नंबर 10 का। आया मजा मेरे दोस्त? चलिए और सीखेंगे। कह रहा है ए और बी किसी काम को 15 दिनों में पूरा करते हैं। ए और बी कैन डू अ वर्क इन 15 डेज, और ए अकेले किसी काम को 17 दिन में करता है, तो बी अकेले उसी काम का 2/3 भाग कितने दिन में? अभी आपने देखा होगा एनटीपीसी सीबीटी 2 अंडर ग्रेजुएट, जो कि 20 दिसंबर को हुआ था, 20 दिसंबर को हुआ था, ये 20 जून का है। सेम पैटर्न का क्वेश्चन आ गया, यहां 2/3 लिखा है, वहां 1/3, और कुछ नहीं, यही इसी पैटर्न पे क्वेश्चन था, टाइम एंड वर्क। बहुत रिपीट कर रहा है। अब देखो इसका एलसीएम मुझे नहीं मालूम, तो हमने 15 गुणे 17 ही कर दिया, 15 से भाग दिया तो एफिशिएंसी 17, 17 से भाग दिया 15। अब ए 15 लड्डू बनाता है तो बी 2 लड्डू बनाएगा, लेकिन बी से कहा गया भैया ये पूरा काम आपको नहीं करना है, आप इसका 2/3 काम बताइए कितने दिनों में करेंगे। तो बी कहता भैया मैं तो एक दिन में 2 लड्डू बनाता हूं मुस्कुरा के, तो बस मुझे 2 से ही भाग देने दीजिए।
3 से ये 5 बार में जाएगा और ये 17 पचे 85 आ जाएगा। 85 इज द राइट आंसर। मजा आ रहा है? क्लियर? चलिए आगे देखेंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन अच्छा है, मैं कई बार समाज में लोगों को बता चुका हूं, कई बार, और आपको हमने कई बार का सेंस क्या, जैसे हमने यूपी कांस्टेबल पढ़ाया था उसमें ये क्वेश्चन इस पैटर्न पे आया था जो आसान था। सेम क्वेश्चन का पैटर्न यूपी कांस्टेबल 2024 अगस्त में हुआ था, वहां पर आया था। मैंने कहा था कभी किसी न किसी एग्जाम में रिपीट हो जाएगा, हो गया। अब देखो ये सरल क्यों है, एक्चुअल में सरल इसलिए है कि हमसे कह रहा है अंतिम भाजक 18 है, दोनों का एलसीएम बताओ। अगर नंबर पूछ देता तो कष्ट है, लेकिन हमसे एलसीएम पूछ दिया। अब अंतिम भाजक 18 है, एलसीएम तो बाय डिफॉल्ट जो एलसीएम होगा वो 18 का मल्टीपल ही होगा, 18 का मल्टीपल ही होगा। बोलो बोलो, टेल टेल भाई। अंतिम भाजक 18, तो ये जो अंतिम भाजक 18 है तो ये तो एचसीएफ हो गया ना। बोलो, ये तो एचसीएफ हो गया, ये तो दोनों में ही समान होगा। ठीक है, तो एलसीएम में एचसीएफ घुसा ही होता है, 18 का मल्टीपल हो जाएगा। 18 का मल्टीपल ढूंढने निकल आओ, क्योंकि ये एचसीएफ वाली वैल्यू से काम चल गया। 18 तो समझ गए, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, क्योंकि ये ऑड है, ये इवन है। हाँ, अब 9 का मल्टीपल देखो तो ये 9, 9 5 4 9 ये है। यहां देखो 9 8 1 9, लेकिन 5 6 9 नहीं, मतलब 9 का मल्टीपल नहीं। आंसर हो गया भाई। भाग विधि में जो अंतिम भाजक होता है वो एचसीएफ होता है, और हर एक एलसीएम एचसीएफ का मल्टीपल होता है, मालूम ही है आपको। तो ये करने का बेस्ट तरीका यही है। अब एक बच्चा कुन्ने में बैठ के रो रहा है कि सर अगर संख्या पूछ दी जाए भविष्य में तो क्या, तो मेहनत है। कई बार रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है, कैसे करते हैं? भाग विधि से। देखो हमने माना कि दो संख्याएं x और y, x और y, ठीक है, तो x में y से भाग दे रहे हैं, क्योंकि हमें भाग विधि निकालना है। x बड़ा है y से, ये समझ लीजिए। मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा पर आपको समझा दूंगा, पूरा बस एलसीएम ले लेना अंतर बस। अब यहां पर क्या है कि पहले भाग दिया तो भागफल आया 4, तो ये y का 4 में इंटू, तो 4y ऐसे लिखेंगे। अब यहां नया शेषफल आएगा वो z कहलाएगा। अब भाग विधि से ये y अब इसके अंदर जाएगा। अब कह रहा है भागफल है 5, तो 5 ऐसे लिख देंगे मेरे भाई, तो 5y अब यहां आ जाएगा। अब यहां शेषफल आएगा, लेकिन वो शेषफल ही अंतिम भाजक है, तो वो 18 हो जाएगा। और अब भागफल आ रहा है 9, भागफल आ रहा है 9, तो यहां पर जो संख्या है, ये जो संख्या है, मान लो ये संख्या क्या है, वो z है, z अंदर आएगा, तो ये z होगा इन दोनों का गुणा। 18 गुणे 9 162 होगा, 162। अब सारा खेल तो यहीं से 162। अच्छा यहां पर ये z, ये भी z ही है ना, y कहां से हो जाएगा? अब z बराबर 162, तो यहां रख दोगे 810 हो जाएगा। अब y में 810 घटाओगे तो 18 आएगा, तो ये तभी पॉसिबल है जब y की वैल्यू 810 और 18 का योग होगा, तो ये 828 हो जाएगा, 828 हो जाएगा। और सुनो दया, ये y हो गया। अब यहां 828 में 4 का गुणा कर लो तो 4y आ जाएगा। 8 चौक 32, 3 हासिल, 4 दूना 8, 3 11 हासिल, 1 32, 1 33। अब यहां समझो, और z हमारा कितना है, 162 है, यानी x का मान इन दोनों का योग होगा तभी x होगा। 2 दूना 4 ऐसे हुआ, 6 और 1 7 ऐसे हुआ, 33 और 1 34 हुआ। यानी पहली जो संख्या होगी, अगर संख्या पूछता तो वो 3474 होगी, और दूसरी 828।
इसका एलसीएम आएगा 159804। सर वो कैसे? एक्चुअल में ये जो संख्या होगी ये भी 18 का मल्टीपल होगा, ये भी 18 का मल्टीपल। बाकी आप सेटल कर लीजिए, बाकी आप सेटल कर लीजिए। समझ गए? इसका एलसीएम आंसर, हाँ धरने में बैठना नहीं, अब यहां आप दिमाग लगा लो, वही 18 का मल्टीपल दोनों है, तो बस 159804। ठीक है, तो मेरे दोस्त इन चीजों को ध्यान रखना है। और सुनो, और सुनो, एलसीएम लेते समय भी आप बहुत फास्ट ले सकते हो, क्योंकि 28 4 का मल्टीपल होता है। सिर्फ यही 4 का मल्टीपल है, 3 होता नहीं, 7 होता नहीं, 6 4 का मल्टीपल होता नहीं। तो इन छोटी छोटी बातों का प्रयोग करके आप आंसर को तेजी से ला सकते हैं। समझ गए? चलिए आगे देखेंगे। 5 ठोस घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन इतना है कि सिरों को जोड़कर एक घनाभ बनाया गया है। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान देना, देखो प्रत्येक घन का आयतन इतना गिवन है, यानी a क्यूब का मान 1094104 है। इसका क्यूब रूट निकालना आसान होता है, डेटा सरल है इसलिए बहुत आसान है। सर कैसे? आपने सीखा है क्यूब रूट में कि लास्ट 3 डिजिट का यूनिट प्लेस देखो 8, 2 के क्यूब में 8 आता है तो 2 ऐसे। फिर उसके बाद ये डेटा देखो 10941 किसके क्यूब के आसपास आएगा? 20 का क्यूब आप जानते हो 8000 होता है, 21 का 9261 होता है, 22 का 106 से स्टार्ट होता है। बोलो हां, 22 का क्यूब 10648 होता है। बस मुद्दा खत्म। तो मेरे दोस्त 22 का हो जाएगा। तो ये हमारा ए का मान आ गया। अब 5 घन है जिनको रखा गया है, तो मैं बता देता हूं, ज्यादातर जो लंबाई होगी वो 5a हो जाएगी, चौड़ाई होगी वो a हो जाएगी, ऊंचाई होगी वो a हो जाएगी। फिर भी मैं आपको समझा देता हूं कैसे, कि जैसे ये 5 घन है, 1 2 3 4 5। सर नहीं समझ में आया तो फिर से देखो, घन दिखेंगे आपको 1 2 3 4 5। अब नजर आ रहा है? ठीक है, समझ गए होगा, थोड़ा 19 20। तो ये आपको 5 घन नजर आ रहे होंगे। ठीक है, तो जो इफेक्ट पड़ता है वो लंबाई में पड़ता है, कि ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये ए है, तो लंबाई 5 ही हो जाएगी, चौड़ाई ए हो जाएगी इतना। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, यानी एरिया ऑफ 4 वॉल्स, वो क्या होता है 2l + b इंटू h होता है। तो 2 ऐसे, l कितना हो गया 5a हो गया, b कितना हो गया, b भी हमारा a है और h भी हमारा a है, यानी 12a² ये हो गया। और a का मान आप जानते हो कि 12 गुणे 2 2 2 2 2 2। अब देखो इसमें सरल वे क्या हो गया कि आप यूनिट प्लेस ही देख लो, मुद्दा ही खत्म। यूनिट प्लेस के हिसाब से आंसर आपका बी आ गया, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। समझ गए? अब ये नहीं कि ला टू 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 सबका इंटू करें, हो गया मुद्दा खत्म। दो संख्या x और y का गुणनफल इतना है, योगफल इतना है, उनके घनों का योगफल ज्ञात करें। सिंपल सा है भाई, मल्टीप्लाई उनका 45 है और समेशन आपसे कह रहा है 14 है, और हमसे
ये पूछ रहा है। देखो वैसे बेसिक नियम क्या होता है कि अगर सेट ना हो, जैसे मैं हिट एंड ट्रायल से बताऊंगा, अगर वो सेट नहीं हो रहा तो उस टाइम आप क्या करो कि x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस का 3xy x प्लस वाई के माध्यम से सॉल्व करो। लेकिन क्वेश्चन सरल है, कैसे? 9 पना 45 और 9 5 14, तो 9 का क्यूब 729 और 5 का 125, बस हो गया। 9 5 14 यानी लास्ट में 4 आ रहा है, 854 इज द राइट आंसर। अदरवाइज 45 की जगह 44 होता तो क्या होता? तो शांति से इस फॉर्मूले में रखते और तब हम यूनिट प्लेस के माध्यम से भी आंसर निकाल सकते हैं। ये नहीं कि यहां पर भी लग गया कि 44 का क्यूब, सर बताओ पहले फिर आगे बढ़े, ऐसा नहीं। सदाबहार क्वेश्चन है, आंकड़े का माध्य दिया गया, माध्यिका दिया गया, बहुलक ज्ञात करना है। अब ये क्वेश्चन तो अब सबको आना चाहिए, यानी ब्लड में होना चाहिए। बहुलक जो होता है वो 3 गुना होता है माध्यिका का, यानी मीडियन का, माध्यिका का, और 2 गुना होता है माध्य का। अब करना क्या है दया? करना क्या है कि 53 दिया गया है, 53 गुणे 3 ऐसे, 42 गुणे 2 ऐसे, और इसमें भी आप झोंको यूनिट प्लेस। और क्या, 3 त्रिका 9, 2 दूना 4, यूनिट प्लेस में 5 आ रहा है, खत्म बात। बाकी आप 53 गुणे 3 माइनस 42 गुणे 2 करने में सक्षम हो, मैं जानता हूं। कह रहा है फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ सी, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ सी, और सी का मान 4a दिया गया है, 4a। तो इतना तो क्लियर हो रहा है कि 4 का मल्टीपल आंसर होगा जो कि 36 है, बाकी कोई नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं, कभी कभी रिस्क होता है। मान लो a का मान 37/2 आ गया, मान लीजिए 38/2 आ गया, 42/2 आ गया, 19/2 आ गया, समझे नहीं? उस टाइम आता हुआ क्वेश्चन आप गलत कराओगे, ठीक है? आता हुआ क्वेश्चन गलत कराओगे, और ये चांसेस होते हैं, ऐसा नहीं है, होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। तो नियम क्या है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों के मल्टीप्लाई, यानी बी स्क्वायर बराबर AC आएगा नहीं, पर होते हैं चांसेस। अब यहां सी का मान आप रखोगे तो 4a स्क्वायर, अब कोई चांसेस ही नहीं है। तो b बराबर किसके? 2a के आ गया। अब b बराबर 2a के आ गया तो a का मान हो गया 9, यहां रख दो भाई, b 18 है ना, 9 9 को 36 इज द राइट आंसर। एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे वाले सिक्के, इतने के अनुपात में जिनकी कीमत इतनी है, 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब एक चीज समझो, 50 पैसे लिखा है तो इसका मतलब 1/2 रुपया हो गया, 25 पैसे यानी 1/4 रुपया हो गया, 10 पैसे 1/10 हो गया, रुपया में कन्वर्ट। तो यहां पर हम इनका भाग देकर रुपया में कन्वर्ट, जैसे 16 में 1/2, 2 से भाग दिया तो 8 आया, 8 में 4 से भाग दोगे तो 2 आया, और 20 में 10 से भाग दोगे तो 2 आया। ये डेटा हमारे सामने आ गया, यानी 12 यूनिट की वैल्यू हमको दी गई है 384 रुपए के। तो 12 36 ऐसे, और 12 दूनी 24, यानी 32 का गुणा होगा। अब हमसे कह रहा है कि प्रभु 10 पैसे वाला बता दो, तो इस डेटा में 32 का गुणा करोगे 640, तो जो 10 पैसे वाला आएगा वो 640 आएगा, 17 का सही आंसर। सिंपल है। कह रहा है एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 57% लाभ पर बेचा, यदि उसने 238 रुपए अधिक में बेचा तो 82%। कह रहा सीपी बता दो। अब कोई सामान हम 57% लाभ पर बेच रहे हैं, ठीक है, यदि हम उसको 238 रुपया उसकी कीमत बढ़ा दें
तो हमको जो लाभ हो रहा है वो 82% हो रहा है। तो सीधी सी बात है, कितना परसेंटेज बढ़ गया लाभ? तो 25% हो गया भाई। 12 में 7 गया 5, 7 में से, तो 25% की वैल्यू 238 हो गई। और मेरे दोस्त, हर एक चीज अपने आप में 100% होती है। 25 चौका 100 होता है, तो इसमें भी 4 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। 8 चौक 32, 3 हासिल, 12 3 15, 952 इज द राइट आंसर। 952 सरल वे में आप निपटाइए, किसने मना किया? a प्लस बी 24 है, a माइनस बी का होल स्क्वायर 268, ए बी के गुणनफल का मान। अब एक चीज समझो, मैं आपको सजेस्ट करता हूं, आप खुद ही देखो, a माइनस बी का होल स्क्वायर 268 है, स्क्वायर रूट लेंगे तो कोई इंटीजर वैल्यू आएगी? 268 किसी का स्क्वायर ही नहीं होता। यानी आपको प्रोसेस से जाना पड़ेगा, और जब प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा तो आप ये वाला लगाओ ना जो आपको सिखाया गया है। क्या? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab। कई बार आपको अलजेब्रा में मैंने ये फॉर्मूला बताया है, भैया याद कर लीजिए, ठीक है, याद कर लीजिए। अब कुछ नहीं, a प्लस बी 24, 24 का स्क्वायर 576 होता है, इसका होल स्क्वायर 268 दिया गया, 4 a के ab, हमें ab चाहिए। खत्म बात, घटा लो, भाग दे लो। 16 में से 8 गया 8 आया, फिर 16 में से 6 गया 0 आया, और मतलब 6 में से 6 गया 0 आया, 308 आया। डिवाइड बाय 4 करोगे ए बी आ जाएगा। 75 2 77, 77 19 का सही आंसर दया 77। ये क्वेश्चन एक प्यारा क्वेश्चन है और कई बार अलग अलग सेटों में आया है, और उससे प्यारा मेरा सॉल्यूशन है, ये भी है। पहले समझो, सरल क्वेश्चन है, कह रहा किसी मकान की वर्तमान लागत इतनी है, 1 वर्ष बाद लागत इतनी हो जाए, मकान की लागत में प्रतिशत वृद्धि। देखो एक तरीके से 123016 का है और हो जा रहा है 140 203। देखो जब ज्यादा बड़ी वैल्यू होती है तो उसके 1% में ज्यादा, मतलब इसका 1% समझे, 1% वैल्यू इतना होता है। असल बात ये इतना होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसी वैल्यू को, पहले समझो, इतना 1% ये होता है, अगर इस वैल्यू में 16 कम कर दूं और इतना लिख दूं तो कोई फर्क पड़ना है? नहीं, क्योंकि 16 रुपए हमने कम लिखा है, तो कोई फर्क की बात नहीं यहां परसेंटेज में, मतलब कोई फर्क नहीं। तो वैसे ही इसका 1% इतना होता है, अगर मैं 203 कम कर दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे लिख दिया और बताओ, खत्म बात। तो ये चीज आपको जनरेट करना है कि हमें ऐसे सोचना है, ये नहीं कि पूरा ईमानदार बन के करें, लगभग में आंसर आना है। जब हम ऐसा क्वेश्चन करें तो ये 3 डिजिट और ये 3 डिजिट हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझे कि नहीं? अब इतना तो कैलकुलेट कर लो, क्योंकि हमें एक्यूरेट आंसर चाहिए होगा। कितना? 17 की वृद्धि हुई आउट ऑफ 1 2 3 में इंटू 100, इतना तो कैलकुलेट कर लो मेरे भाई। इतना साफ साफ दिख रहा है कि 8% कभी आएगा नहीं, 10% कभी आएगा नहीं, या तो 14 होगा या 17 होगा, ठीक है। 17 की भी उम्मीद नहीं लग रही है कि 12 गुणे 17 पहुंच जाए, तो 14 होगा। फिर भी आत्मा नहीं मानती तो ऐसे कर लो, 10 में से 3 गया 7 आया, और 6 में से 2 गया 4 आया 0, लगभग 3 बार में, यानी 13 पॉइंट समथिंग, तो नियरेस्ट इंटीजर 14% हो जाएगा। समझ गए? इस क्वेश्चन को ध्यान रखना मेरे भाई, ये नहीं कि बिल्कुल ईमानदारी घटाओ फिर भाग दो फिर गुणा करो, तो आप निपट जाओगे एग्जाम सेंटर में ही, हाँ, डिप्रेस में चले जाओगे, डिप्रेशन। कह रहा है यदि इतने की धनराशि को अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 2% वार्षिक ब्याज दर से 1 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है, ठीक है, ग्रुप डी 2025 हो रहा है ना, सेम पैटर्न का क्वेश्चन आ रहा है। 2% वार्षिक बोला गया,
और 1 वर्ष के लिए बोला गया। तो 1 वर्ष समझ गए ना मेरे भाई, यहां हाफ ईयरली का क्वेश्चन है, तो रेट आधा हो जाएगा यानी 1% और समय डबल हो जाएगा। 2 साल का सीआई निकाल दो और देखो कितने इजी वे से। 1% 2 जीरो खा गया 6700, फिर 1% 2 जीरो खा गया 67, 2 साल 2:1। यूनिट प्लेस पे 7 आएगा, वो भी एक ही ऑप्शन है ये। बाकी आपके पास समय है तो 6700 में 2 का गुणा करो प्लस 67 जोड़ो, देन यू विल गेट राइट आंसर। और बाकी यूनिट प्लेस पे 7 आना ही है, मुद्दा खत्म। एक इलेक्ट्रिक पंप एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। टैंक में रिसाव के कारण टैंक को भरने में 7.5 घंटे लगते हैं। अब टैंक में रिसाव है तब 7.5 घंटे लगते हैं। दया समझो, यानी एक के साथ बी चालू है और बी भरने वाला नहीं खाली करने वाला है। बी भरने वाला नहीं खाली करने वाला है। 7.5 घंटे का मतलब समझे ना, 15/2। अगर मैं इसका एलसीएम लूं तो 30 आएगा, 6 और 15 का। 6 से 30 को भाग दोगे तो ए की एफिशिएंसी 5 आएगी, इससे तो 2 दूना 4, ए बी की एफिशिएंसी 4 आएगी। अब आप देखो ए की एफिशिएंसी 5 है, दोनों की एफिशिएंसी 4 है, यानी बी की एफिशिएंसी -1 है। बी की एफिशिएंसी क्या है? -1। समझ गए मेरे भाई? अब मुद्दा खत्म, मुद्दा खत्म। बी की एफिशिएंसी -1 है, इस -1 से भाग दोगे तो 30 आ जाएगा। तो 30 आवर्स इज द राइट आंसर। तो इसे रिसाव से पूरा टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा? 30 घंटे में खाली हो जाएगा। है ना सरल क्वेश्चन? बोलो बोलो। 3000 की राशि पर 6% वार्षिक ब्याज दर से 9 फरवरी 2024 से 10 अप्रैल। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आरआरबी जेई वाले जो सेट है ना मेरे भाई, उसमें बहुत आया और बहुत बच्चों ने गलत किया। हाँ, आरआरबी जेई 2024 में हुआ था और वहां ये क्वेश्चन काफी आया। जनरली हम लोग सीखते थे कि 73 डेज होगा, 73 डेज। पेपर वाला कहता है 61 डेज वाला क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है, इससे पहले मार्केट में 61 डेज नहीं था। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन बनाया था। देखो एक चीज समझो, फरवरी 2024 में 29 की होगी तो 29 में 9 घटा दो 20 आया। मार्च 31 का होता है और 10 अप्रैल तक पहुंच जाओगे, 61 डेज। अगर गलती से आपसे 60 दिन आ जाए या 62 दिन आ जाए तो भी 61 ही रखना है। देखो दो तरीके से इसमें सोचते हैं। पहला तो ये कि फरवरी 29 की 9 घटा दिया तो 20 आया, 31 का और 10। या एक बंदा ये सोचता है जिस दिन उन्हें पैसा जमा किया उस दिन का भी तो ब्याज मिलेगा। बोलो बोलो, ये सोचता है तो जिस दिन निकालोगे उस दिन का नहीं मिलेगा। तो उस केस में यहां 20 की जगह 21 हो जाएगा, ये 31 रहेगा। लेकिन 10 अप्रैल को जब पैसा निकाल ले तो उस दिन का ब्याज क्यों? तो फिर 9 दिन का, तो तब भी वो 61 ही होगा। मैं बोल रहा हूं बाय डिफॉल्ट आपसे मिस्टेक हो तो आप हमेशा 61 या 73 की ओर जाना। ठीक है, हाँ 61 के आसपास तो 61, 73 के आसपास तो 73। अब यहां ये लीप ईयर है तो 61/366। ऐसा इसलिए क्योंकि ये कटता है 1/6 ईयर, एक्चुअल में ये बस हो गया। अब एसआई आप जानते हो कि एसआई इज इक्वल टू PRT/100 होता है। प्रिंसिपल 3000, रेट 6%, टाइम 1/6 ईयर, क्योंकि टाइम ईयरली बेसिस पे। बली दे दीजिए, 6 से 6 गया, 2 0 से 2 0 गया, 30 इज द राइट आंसर। तो 23 का जो सही आंसर है मेरे दोस्त 30 हो जाएगा। क्या कोई आपत्ति किसी को? चलिए और पढ़ेंगे।
कह रहा है 81 गुणे 112 क्या होगा। अब देखो बच्चा घबराया, तो देखो दिमाग भी लगाइए, ये नहीं कि लग गए जुझारू होने में, आप मोटा मोटा समझो। 12 4 का मल्टीपल होता है। हाँ, क्यों हम कलम चलाएं, इतना तो देख सकते हैं 82 होता नहीं 4 का मल्टीपल, 62 होता नहीं। फिर 81 9 का मल्टीपल होता है, तो ये तो 9 का मल्टीपल है, लेकिन दया ये नहीं है। खत्म बात, आंसर। हाँ, ट्रिक होती है दुनिया भर की, वो सब मोह माया है, आप कई तरीके से लगाओ। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 3 स्टार, हमारी बातों को सुनना। पहली बात देखो, ये डेटा इवन है, ये इवन है, ये इवन है, तीनों डेटा इवन है, तो जो डिस्काउंट भी आएगा वो इवन में आएगा, कभी ऑड में नहीं आएगा, कभी ऑड में नहीं आएगा। अब इसको हम इसलिए ऑड नहीं, इसको इसलिए कि जीरो भाई लास्ट में मान लो है, वरना ऑड तो ये भी है, ऑड तो ये भी है, पर दो दो डिजिट के हिसाब से जाएं तो 1 0 कर सकते हैं भाई, 10 पैसे। चलो इसको हम अभी इग्नोर नहीं कर रहे हैं, फिलहाल ये भी नहीं होगा। इवन इवन इवन, तो ऑड 59 नहीं पहुंच सकता, 69 नहीं। सर क्यों? अरे भाई 28 गुणे 20 करोगे कहीं पर तो भी इवन में आएगा, समझे नहीं? 8 मतलब आएगा, और 10 20 गुणे 10 भी करोगे तो भी इवन में आएगा, तीनों करोगे तो भी इवन में आएगा, ऑड कहीं से बनना नहीं। पहली बात तो ये है, समझे? दशमलव में भी आएगा पर वैसे। अब पहला मेथड क्या है कि जिस क्वेश्चन में अगर 10% डिस्काउंट बोल दिया जाए, तो ऑप्शंस में जो डिजिटल सम होना चाहिए वो 10 हो जाना चाहिए। तो देखो 8 4 12, 12 7 19, और 19 का डिजिटल सम 10 हो गया, यानी आंसर ये। बाकी तो ये मुद्दे खत्म है। 6 4 10 1 11, 11 मतलब 2, ये भी नहीं, तो आंसर ए हो जाएगा। पहला तरीका। सर मजा नहीं आया? जब मजा नहीं आया पहले तरीके से, तो आप दूसरे तरीके की ओर जाओ। दूसरे तरीके में क्या कि आप ये वाला फंडा लगाओ, आपके लिए बेटर ये वाला है। पहले इन दोनों के डिस्काउंट लगा दो, -28 -20, दोनों का गुणा करोगे तो 560, माइनस माइनस, और 100 से भाग, तो ये। अब यहां देखो, ये 58 रुपए में से 6 रुपए कम कर दोगे तो 52 रुपया 40 पैसा आ जाएगा। 58 नहीं 48 है, तो 42, 48 में 6 कम किया तो 42, लेकिन 40 पैसे ज्यादा कम किया था यहां। अब ये 10% वाला ले लो, 10% वाले लोगे तो माइनस का इतना, 10 का गुणा मतलब 10 ये, और इन दोनों का गुणा तो 424 बटा 100, तो ये आया, यहां 0 है। तो ये डेटा अगर आप देखोगे तो ये 52 रुपया 40 पैसा हो गया, और प्लस का 4 रुपया 24 पैसा करना है, तो 40 पैसे में से 24, तो समझदार हो तो 16 पैसे आएंगे, और 52 में 4 गया तो 48 आएगा। तो फिर ऐसे आप इसको अटेम्प्ट कीजिए, आंसर आएगा। क्लियर है? दो तरीके आपको समझा दिए। चलिए और देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री। अब देखो एक चीज समझो, इस क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि √3 10a का मान दे दिया है। देखो √3 10a, दो कॉसेक ए ऐसे रहने दो, और √3 10a की वैल्यू ही 3 साइन ए दी है, और मिल बैठे हैं दो यार, साइन और कॉसेक तो कट जाते हैं, 3 दूना 6 आंसर हो जाएगा। 3 दूना 6 आंसर। एक महिला ने 80 मिनट के लिए 20 मीटर पर मिनट की चाल से और 64 मिनट के लिए 65 मीटर पर मिनट की चाल से यात्रा की। उसकी औसत चाल, लेकिन वो हमें मीटर पर मिनट में चाहिए। कोई बात नहीं, हम जानते हैं कि एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होगा, इसका ध्यान रखना। अब टोटल डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम, इन दोनों का गुणा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसी पैटर्न पे रहेगा।
80 गुणे 20 1600 हो जाएगा। फिर 64 गुणे 65 नहीं करेंगे, ऐसे ही रख लो। ये टोटल डिस्टेंस हो गई। टाइम पहले में 80 मिनट लग रहा है, दूसरे में 64 मिनट लग रहा है। अब मेरे दोस्त यहां काटो, 16 से ये 100 बार में गया, 16 से ये 4 बार में गया, 16 से ये 5 बार में गया, 16 से ये 4 बार में। 4 गुणे 65 200, 4 गुणे 65 260 हो जाएगा भाई। 240 20 260, 100 और 260 360 ऐसे, और 5 4 9 से भाग दोगे, यानी 40 इज द राइट आंसर। एक आयत की छोटी भुजा लंबी भुजा से 21 सेंटीमीटर कम। लंबी भुजा को x माना तो छोटी भुजा जो हो गई वो x माइनस 21 हो गया। कह रहा है इसके क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, L इंटू बी होगा। फिर हमसे आगे कहता है क्या इसके परिमाप के संख्यात्मक मान के 5 गुने के बराबर, तो 5 ऐसे, और परिमाप में तो 2L प्लस बी, यानी इन दोनों का योग 2x माइनस 21। कैलकुलेट कर लो। कहते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 21 एक्स ऐसे, और 10 का गुणा तो ये 20 एक्स ऐसे, 10 का तो माइनस का 210। ये डेटा इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 21 एक्स ऐसे जोड़ लो तो ये सीधे हो जाएगा 41 एक्स ऐसे और 210 ऐसे। अब 210 को ऐसा ब्रेक करो कि 41 बन जाए। सोचो सोचो, तो 35 छक्का 210 होता है, 35 छक्का। माइनस माइनस है, माइनस प्लस तो रूट्स होंगे, प्लस प्लस, एक 35 हो जाएगा और एक 6 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत सिखाया है मैंने। 6 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि 6 लेंगे तो ये भुजा निगेटिव हो जाएगी। x का मान हम लोग 35 ही लेंगे। तो लंबी भुजा पूछी गई तो वो 35 हो जाएगी। आंसर सी हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सर्च कर लेना, प्रकाश सर मैथ करके यूट्यूब में तगड़ा लेक्चर मिल जाएगा, लगभग 3 लाख लोगों ने अब देख लिया है। निम्नलिखित के मूल ज्ञात कीजिए। अब देखो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है। देखो यहां पर इसका जो अर्थ है तो 1/x की पावर 4 ऐसे आया, 10/x स्क्वायर ऐसे आया, प्लस का 9 और इज इक्वल टू 0। तो 1 माइनस 10x स्क्वायर ऐसे हो गया, और 9x की पावर 4 ऐसे बराबर 0। अच्छा, अगर आप एक्सपर्ट हो तो सीधे x की पावर 4 का गुणा कर दो, ये निपट जाएगा, ये पावर 2 में हो जाएगा, ये 4 में, सीधे ये लिखोगे, ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, इन सब चीजों का ध्यान रखो। अब 9x की पावर 4 माइनस 10x स्क्वायर ऐसे और प्लस का 1 ऐसे। माइनस प्लस है तो रूट्स दोनों प्लस प्लस होंगे, क्या होंगे, प्लस प्लस होंगे। और यहां जो 4 दिख रहा है तो आप ये 2 मतलब जो निकलेगा, जैसे यहां 2 होता था 1 होता था तो x ही लिखते थे, अब ये x स्क्वायर की वैल्यू होंगी। अब यहां पर एक चीज देखो, आपको मालूम है 9 1 जा 9 और 9 और 1 10, तो ये एक 9 बनेगा, ये 1 बनेगा, इस 9 से भाग देंगे तो ये जो वैल्यू आएगी हमारे सामने, ये 1 आ जाएगी और ये 1/9 आ जाएगी। लेकिन ये x स्क्वायर के मान है, x का जो मान आएगा वो पहला होगा प्लस माइनस 1 और इसका तो प्लस माइनस 1/3, क्योंकि पावर 4 है तो 4 रूट्स होंगे। प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 1/3, यानी डी इज द राइट आंसर। 20 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 6 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है। बस अब कर लीजिए सॉल्व। 2 से काटोगे तो 3 बार, 2 से 10 बार, सीपी के सामने 6 आ जाएगा और एसपी के सामने 3 आ जाएगा।
10 की चीज अगर आप 3 में बेचते हो तो 7 का लॉस होता है। किस पे देखोगे? 10 पे गुणे 100, यानी 70% इज द राइट आंसर। कितना? 70% इसका सही आंसर आएगा। लेकिन 10 की चीज 3 में तो 70% एज ए लॉस होगा। सी इज द राइट आंसर। तो आशा है आपको ये सेट समझ में आ गया होगा। ठीक है, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगी।